दोस्तों, विंड टरबाइन यानी पवन चक्की तो आपने देखी ही होगी और आप यह भी जानते होंगे कि पवन चक्की से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि पवन चक्की से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है और पवन चक्की से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है? और अगर आप इन सभी बातों को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि पवन चक्की से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। मैं हूं कमल और नॉलेजेबल हब में आपका स्वागत है। अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पवन चक्की से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी धरती पे जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं वो कितने ज़्यादा लिमिटेड हैं, यानी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो कि हमारे अर्थ पर अवेलेबल हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं। जैसे कि कोयला, डीजल, पेट्रोल, यह सभी रिसोर्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि डे बाय डे हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, जिस वजह से ये कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं और यह आने वाले समय में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएंगे। और जब हम कोयले से बिजली बनाते हैं तो उससे हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ जाता है, जो कि एक और नई प्रॉब्लम को जन्म देता है। और साइंटिस्ट ने इन दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनर्जी के नए नए स्रोतों को ढूंढना स्टार्ट किया, तो उनको पता लगा कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को हमारे अर्थ पर अवेलेबल दूसरे रिसोर्सेज से भी पूरा किया जा सकता है। और उसके लिए सबसे अच्छा रिसोर्स है कि हम हवा का यूज़ करें। और इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि हवा से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए विंड टरबाइन का यूज़ किया जाता है। अगर डिटेल में बात करें तो सबसे पहले आते हैं विंड टरबाइन के ब्लेड, जो हवा के साथ में रोटेट होते हैं, यानी वो हवा के बहने के साथ में घूमते हैं। फिर आता है गियर बॉक्स, और ये गियर बॉक्स जुड़ा होता है जनरेटर के साथ। तो अभी तो मैंने आपको विंड टरबाइन के पार्ट्स के नाम बताए हैं, इससे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो अब मैं इन सबको डिटेल में समझाऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं और जब ये एक साथ काम करते हैं तो किस तरह इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, यह दिखने में तो बहुत आसान लगता है कि बहती हुई हवा टरबाइन के ब्लेड को घुमाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, लेकिन कैसे? अगर आप ब्लेड के डिज़ाइन को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनका डिज़ाइन बहुत अलग होता है। इन ब्लेड के डिज़ाइन को एयरफॉल शेप कहा जाता है। एयरफॉल शेप एक ऐसा शेप होता है कि जब कभी एयरफॉल शेप के ऊपर से हवा बहती है तो वह लिफ्ट फोर्स जनरेट करती है, जिसकी वजह से ब्लेड और तेज़ी से घूमता है। और इस एयरफॉल टेक्निक का इस्तेमाल एयरप्लेन के विंग्स को बनाने के लिए भी किया जाता है। और आपने देखा होगा कि जब हवा एयर टरबाइन के ब्लेड से टकराती है या फिर उससे बहकर निकलती है तो वह ब्लेड को और अच्छे तरीके से रोटेट करती है। अब आपको यह पता तो लग गया कि ब्लेड क्यों घूमते हैं, लेकिन इन ब्लेड के घूमने से तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। तो अब पिक्चर में आता है जनरेटर। जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जनरेटर को रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, यानी उसे बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमना होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और वह स्पीड होती है 1800 आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। लेकिन जब आप पवन चक्की के ब्लेडों की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि वह तो बहुत स्लो चल रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि इतने स्लो चलने के बाद में भी वह कैसे इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। अगर आप पवन चक्की के ब्लेड की स्पीड की बात करें तो पवन चक्की के ब्लेड 10 से 20 आरपीएम यानी 1 मिनट में वह केवल 10 से 20 बारी ही घूमते हैं। तो यह सोचने वाली बात है कि पवन चक्की के ब्लेड तो केवल 1 मिनट में 10 से 20 बारी घूमते हैं, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए तो जनरेटर को 1800 आरपीएम की स्पीड की ज़रूरत होती है।
तो जनरेटर को यह स्पीड कहां से मिलती है और कैसे मिलती है? तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है गियर बॉक्स का। गियर बॉक्स को टरबाइन के ब्लेड और जनरेटर के बीच में इंस्टॉल किया जाता है। गियर बॉक्स का इस्तेमाल स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए किया जाता है और विंड टरबाइन के केस में इस गियर बॉक्स का इस्तेमाल ब्लेड की स्पीड को बढ़ाकर जनरेटर तक पहुंचाना होता है, ताकि जनरेटर को एक रिक्वायर्ड स्पीड मिल सके और वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। विंड टरबाइन में यूज होने वाले गियर बॉक्स का रेशियो 90:1 का होता है। इसका मतलब कि अगर हम गियर बॉक्स के इनपुट पर 1 आरपीएम जोड़ दें तो आउटपुट पर 90 आरपीएम की स्पीड मिलेगी, यानी वो स्पीड को 90 टाइम्स बढ़ा देता है और यही काम होता है गियर बॉक्स का। चलो अब एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि गियर बॉक्स कैसे इस स्पीड को बढ़ाता है। यदि पवन चक्की का ब्लेड 20 आरपीएम की स्पीड से घूमता है तो वह 20 × 90 यानी वह 1800 आरपीएम की स्पीड को जनरेट करेगा और वह स्पीड जनरेट होकर जनरेटर तक जाएगी, जिससे जनरेटर को रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी मिलेगी और वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अब ये तैयार होने वाली इलेक्ट्रिसिटी केबल्स के थ्रू बेस की ओर ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जहां पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और बाद में यह इलेक्ट्रिसिटी स्विच यार्ड के थ्रू सप्लाई कर दी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पवन चक्की के ब्लेड का मुंह हवा की तरफ होना चाहिए, लेकिन हवा की तो डायरेक्शन कभी भी चेंज हो जाती है। पवन चक्की के ब्लेड का फेस तो एक ही डायरेक्शन में होता है, तो पवन चक्की के ब्लेड का फेस हवा की डायरेक्शन में रहे उसके लिए कुछ खास अरेंजमेंट किए जाते हैं, जिसके अनुसार हवा की डायरेक्शन को सेंस किया जाता है और पवन चक्की के फेस को उसी डायरेक्शन में घुमाया जाता है जिस डायरेक्शन से हवा बहती है। और दोस्तों, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि क्या आपको पता है कि पवन चक्की के अंदर ब्रेक भी लगे होते हैं। अब आप कहेंगे कि ब्रेक की क्या ज़रूरत है, यह तो किसी से टकराने वाली भी नहीं है और पवन चक्की के ब्लेड जितनी ज़्यादा तेज़ स्पीड से घूमेंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो इन ब्रेकों की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि पवन चक्की में ब्रेक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पवन चक्की के ब्लेडों की लेंथ 100 फुट से ज़्यादा होती है और अगर इतने बड़े ब्लेड बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूमेंगे तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और अगर कभी तूफान आ गया तो यह ब्लेड बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगेंगे और यह अनकंट्रोल भी हो सकते हैं। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ही विंड टरबाइन में ब्रेक लगाए जाते हैं। जब ब्लेड की स्पीड ज़्यादा होती है तो यह ब्रेक ऑटोमेटिकली लग जाते हैं और स्पीड को कंट्रोल करते हैं। और अगर यह ब्रेक फेल हो जाएं और मान लो कि विंड टरबाइन में ब्रेक हो ही ना तो क्या होगा। तो चलो दोस्तों, इसको भी आप ध्यान से देखिए कि अगर विंड टरबाइन में ब्रेक ही ना हो तो क्या होगा। तो दोस्तों, अब आपने यह समझ लिया कि विंड टरबाइन कैसे काम करता है, लेकिन अब आपके मन में यह डाउट होगा कि यह टरबाइन कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। विंड टरबाइन कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं यह डिपेंड करता है विंड मिल के साइज़ पर। एवरेज देखा जाए तो यह 2.5 से 3 मेगावाट कैपेसिटी के विंड टरबाइन होते हैं और आज पूरी दुनिया में विंड एनर्जी का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बढ़ता जा रहा है। 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार विंड इंस्टॉल पावर कैपेसिटी के मामले में इंडिया वर्ल्ड में 4th नंबर पर है और यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इंडिया जैसा बड़ा देश जहां इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, हम कन्वेंशनल रिसोर्स को यूज़ करने की बजाय नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे देश की कुछ सिटीज़ के अंदर आज पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है जो कि वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक हो चुका है। और आज की यह वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और इन सारी बातों पर अपना ओपिनियन ज़रूर दें। आपके लिए कमेंट के दरवाजे हमेशा खुले हैं
और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नॉलेजेबल हब।